अच्छा भाई, अब तक हमने कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल से रिलेटेड, मटेरियल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज डिस्कस की हैं एक दिन एक लेक्चर में, और एक लेक्चर में हमने पेरोल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया है। मटेरियल से रिलेटेड हमने 5 ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया, मटेरियल से रिलेटेड हमने 5 ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया। इसी तरह कल के लेक्चर में हमने पेरोल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया। आज हम फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस और कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन, फिनिश गुड्स की कंप्लीशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन डिस्कस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली आज के इस लेक्चर में हमारी जो एंट्रीज हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी। मतलब आप समझ लें, आपका ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर किस्म की एंट्री आज हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, कल हम इस चैप्टर का क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे इंशाल्लाह ताला। आज हम इससे फैक्ट्री ओवरहेड से स्टार्ट करते हैं। ज़रा आप कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल देखिएगा, जो मैंने आपको नोट करवाया था। आपने अपने रजिस्टर्स निकालें, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल देखें, शाबाश। कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल देखें नहीं, जो मैंने आपको बनाया था। कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल जो फिगर हमने बनाई थी उसको नोट किया था आप सबने, देखें ज़रा, शाबाश। उसमें आप देखें मटेरियल के बाद, डायरेक्ट मटेरियल के बाद, डायरेक्ट लेबर के बाद फैक्ट्री ओवरहेड है। मैंने फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड में 5 मेजर एक्सपेंसेस हैं और बाकी सारे एक्सपेंसेस के साथ हम लिखते हैं जी अदर एक्सपेंसेस और मिसलिनियस एक्सपेंसेस। वो 5 मेजर एक्सपेंसेस कौन से हैं जी? उनमें से एक है इनडायरेक्ट मटेरियल, एक है इनडायरेक्ट लेबर। तो हम इनडायरेक्ट मटेरियल को भी फैक्ट्री ओवरहेड में रिकॉर्ड कर चुके हैं। जब हमने मटेरियल ख़रीदा और मटेरियल ख़रीदने के बाद जब इस्तेमाल किया था, तो जब हमने इनडायरेक्ट मटेरियल को इस्तेमाल किया था तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट किया था। इसी तरह जब इनडायरेक्ट लेबर को इस्तेमाल किया था, तो तब भी हमने फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल को डेबिट किया। अब हमने फैक्ट्री ओवरहेड की उस फिगर को जरा देखें आप, शाबाश, उस कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल की फिगर को देखें। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के बाद 3 मेजर एक्सपेंसेस रह गए हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर के बाद 3 मेजर एक्सपेंसेस रह गए हैं। एक डेप्रिसिएशन का, एक एक्सपायर्ड इंश्योरेंस का और एक यूटिलिटीज एक्सपेंसेस का। और बाकी सारे एक्सपेंसेस के साथ हम क्या लिखते हैं? अदर एक्सपेंसेस पेएबल। बाकी सारे एक्सपेंसेस के साथ क्या लिखते हैं? अदर एक्सपेंसेस पेएबल। हम बता थोड़ा आगे होके बैठे ना। अब फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, अली आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है, इसकी तरफ देख रहे हैं अक्सर बच्चे, ध्यान कोई भी नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कौन कौन सी हैं जी? मैंने बताया इनडायरेक्ट मटेरियल वो हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, इनडायरेक्ट लेबर वो भी रिकॉर्ड कर चुके हैं। उसके बाद क्या है? आपके पास लिखा हुआ है, आपके रजिस्टर्स पे लिखा हुआ है, देखें ध्यान से, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री फिक्स एसेट्स, देन एक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ये वो एक्सपेंसेस हैं जो भी फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होने हैं। हम डायरेक्ट मटेरियल को चार्ज कर चुके हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल को चार्ज कर चुके हैं, शिपिंग सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज को चार्ज कर चुके हैं। डायरेक्ट लेबर में से हम डायरेक्ट लेबर को चार्ज कर चुके हैं, इनडायरेक्ट लेबर को चार्ज कर चुके हैं, सेलिंग स्टाफ की सैलरीज को चार्ज कर चुके हैं, एडमिन स्टाफ की सैलरीज को चार्ज कर चुके हैं। अब आ गई बारी फैक्ट्री ओवरहेड की। तो मैं बता रहा हूँ फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड 2 एक्सपेंस हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल भी लिख चुके हैं, इनडायरेक्ट लेबर भी लिख चुके हैं। 3 मेजर एक्सपेंसेस रह गए हैं, एक डेप्रिसिएशन का, एक एक्सपायर्ड इंश्योरेंस का, एक यूटिलिटीज एक्सपेंसेस का, और एक है बाकी सारे एक्सपेंसेस के लिए अदर एक्सपेंसेस और मिसलिनियस एक्सपेंसेस। तो उनकी रिकॉर्डिंग आज हमने सीखनी है जी। तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले फैक्ट्री ओवरहेड से रिलेटेड एंट्रीज हैं जी। एक ही एंट्री में ये सारे फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड हो सकते हैं और सेपरेट एंट्री भी हर किसी के लिए की जा सकती है। मैं एक ही एंट्री में से करने जा रहा हूँ, क्योंकि सारी एंट्रीज में सिर्फ एक्सपेंस, हम हर एक्सपेंस के लिए एक अलग सेपरेट एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन के लिए अलग कर लें एंट्री, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस के लिए अलग कर लें,
यूटिलिटीज एक्सपेंसेस के लिए अलग कर लें, अदर एक्सपेंसेस के लिए अलग एंट्री कर लें, या एक ही एंट्री में ये सारे एक्सपेंस इकट्ठे भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो हम एक ही एंट्री में से रिकॉर्ड करना सीखने लगे हैं जी। डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट्स, रुपीज 2,50,000। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, मैंने बताया था इंश्योरेंस क्योंकि एडवांस में पे हो जाती है, तो इंश्योरेंस का वो हिस्सा जो एक्सपायर हो जाता है, जिसका टाइम गुजर जाता है, सिर्फ वही चार्ज होगा एफओएच में, क्योंकि वही आपका एक्सपेंस है। जो इंश्योरेंस अभी एडवांस में पे की हुई है वो आपका एक्सपेंस नहीं होता। तो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है फॉर एग्जांपल 50,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रुपीज 25,000 and other factory expense, other factory cost रुपीज 1 लाख। तो ये एंट्री है जी, देखें इस एंट्री में फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स की डेप्रिसिएशन है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के एक्सपेंस हैं, ये भी फैक्ट्री का एक्सपेंस है, और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं। ये चारों फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं, चारों फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं। इनको जब रिकॉर्ड करना है तो याद रखें, पहले भी आपने प्रैक्टिस की है, फैक्ट्री ओवरहेड के जो एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री ओवरहेड के जो एक्सपेंसेस हैं, जब फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट करते हैं। जब इनडायरेक्ट मटेरियल चार्ज किया था तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया था, इनडायरेक्ट लेबर चार्ज की थी तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को डेबिट किया था। इसी तरह ये चारों एक्सपेंस भी किसके हैं? फैक्ट्री के हैं, तो ये भी कहाँ चार्ज करने? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में। तो इन चारों एक्सपेंसेस के लिए ट्रांजैक्शन क्या होगी? इन चारों एक्सपेंसेस के लिए एंट्री क्या होगी जी? एंट्री होगी जी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और ये सारे एक्सपेंसेस क्रेडिट हो जाएंगे, जिनमें सबसे पहले है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ये क्रेडिट होगी। ब्रैकेट में लिखना है ये किसकी डेप्रिसिएशन है जी? फैक्ट्री के इक्विपमेंट्स की। सेकेंडली एक्सपायर्ड इंश्योरेंस, ये भी क्रेडिट हो जाएगी। थर्डली यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, ये भी क्रेडिट हो जाएंगे। और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये अदर एक्सपेंसेस पेएबल, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2,50,000, एक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 50,000, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं 25,000 और अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस हैं 100,000, 1 लाख। तो ये टोटल फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कितने आ गए? 4,25,000। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड के बाकी एक्सपेंसेस भी रिकॉर्ड हो गए। सारे के सारे एक्सपेंस किसको चार्ज हो गए? फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट को, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। अगर आप देखें तो अब फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट कंप्लीट हो गया है। अब फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड के अकाउंट में 6 एक्सपेंस आते थे ना। इनडायरेक्ट मटेरियल, वो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल आपको इसलिए समझाया था, जो लेक्चर के इस चैप्टर के शुरू में मैंने बताया था, इसी वजह से समझाया था कि फैक्ट्री ओवरहेड के 6 मेजर एक्सपेंसेस थे उसमें, सॉरी 5 मेजर एक्सपेंसेस थे, एक अदर एक्सपेंसेस में था। 5 मेजर एक्सपेंसेस कौन से थे? इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड, यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, और बाकी सारे एक्सपेंसेस किस में लिख देते हैं? अदर एक्सपेंसेस में या मिसलेनियस एक्सपेंसेस में।
तो इनडायरेक्ट मटेरियल भी रिकॉर्ड हो चुका है, इनडायरेक्ट लेबर भी रिकॉर्ड हो चुकी है। बाकी सारे एक्सपेंसेस देखें हमने आप रिकॉर्ड कर लिए हैं, वो सारे एक्सपेंसेस अब हमने फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज कर दिए हैं। इस एंट्री को नोट कर ली सब लोगों ने? अब ज़रा पॉइंट समझिएगा। अब ज़रा उस फिगर पे आएँ, वापस उस फिगर पे ज़रा वापस आएँ, कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल की उस फिगर पर ज़रा वापस आएँ। उसी वक्त बात सुन के अमल भी किया करें। डायरेक्ट मटेरियल जब फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज किया था, वर्क इन प्रोसेस को चार्ज किया था, तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हुआ था और मटेरियल क्रेडिट हुआ था। जब डायरेक्ट लेबर चार्ज की, फिर वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। अब बारी है फैक्ट्री ओवरहेड के चार्ज होने की। पहले डायरेक्ट मटेरियल चार्ज होता रहा है, डायरेक्ट लेबर चार्ज होती रही है। वर्क इन प्रोसेस दो वजह से डेबिट हो चुका हुआ है अब तक, डायरेक्ट मटेरियल की वजह से, डायरेक्ट लेबर की वजह से। अब FOH के कंप्लीट होने के बाद अब बारी है FOH की। अब FOH की बारी है कि FOH को भी ट्रांसफर किया जाए कहां पर? वर्क इन प्रोसेस में, क्योंकि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड ये तीनों वर्क इन प्रोसेस में जाएंगे तो प्रोडक्शन कंप्लीट होगी। उस फिगर को जब तक नहीं समझेंगे तब तक कोई समझ नहीं आनी। जो फिगर मैंने बताई थी फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के लेक्चर में, उसको जब तक नहीं देखेंगे, जब तक नहीं ऑब्जर्व करेंगे, तब तक कोई समझ नहीं आनी। डायरेक्ट मटेरियल को वर्क इन प्रोसेस में शिफ्ट कर दिया, डायरेक्ट लेबर को वर्क इन प्रोसेस में शिफ्ट कर दिया। अब FOH की रिकॉर्डिंग के बाद अब शिफ्टिंग की बारी FOH की है। FOH को अब शिफ्ट करना है वर्क इन प्रोसेस में। अब तक FOH डेबिट हो रहा है ना? जब FOH को शिफ्ट करेंगे वर्क इन प्रोसेस में तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन आपने देखें प्रैक्टिस भी की है कि आम तौर पर एक्चुअल की बजाय ना फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड ली जाती है। फैक्ट्री ओवरहेड बहरहाल कॉन्सेप्ट वही है। जब FOH को चार्ज करना है प्रोडक्शन पर तो वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट होना है, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट क्या हो जाना है? क्रेडिट हो जाना है। तो नेक्स्ट एंट्री है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू द प्रोडक्शन, ट्रांजैक्शन में लिख रहा हूं आपके सामने, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू द प्रोडक्शन at the rate of 120% of direct labor cost, 150% कर लें। फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड टू द प्रोडक्शन, कहता है फैक्ट्री ओवरहेड को प्रोडक्शन पर अप्लाई करें। किस रेशो से? 150% ले लें। किसका? देखें जरा डायरेक्ट लेबर कितनी है। कल के लेक्चर में हमने डायरेक्ट लेबर को रिकॉर्ड किया था। डायरेक्ट लेबर देखें कल के लेक्चर में हमने रिकॉर्ड की थी। डायरेक्ट लेबर देखें कितनी है, उसका 150% ले लेना है। 4 लाख की डायरेक्ट लेबर है, इसका 150% ले लें तो कितना आ गया? ये फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की वैल्यू आ गई। ये 4 लाख कहाँ से आया है? कल हमने जो लेबर की एंट्रीज की थी, पेरोल की एंट्रीज की थी, उन पेरोल की एंट्रीज में लेबर, डायरेक्ट लेबर हमने लिखी थी 4 लाख। उस 4 लाख का 150% दिया तो 6 लाख आ गई FOH। ये लिखा हुआ ना, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई टू द प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। अब इसकी एंट्री क्या होगी? मैंने अभी आपको बताया, जब फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाई करना है प्रोडक्शन पर, जब फैक्ट्री ओवरहेड को अप्लाई करना है प्रोडक्शन पर तो एंट्री होगी वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट और फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट। ये फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज हो रहा है जी प्रोडक्शन को, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट डेबिट हो गया, FOH अप्लाइड अकाउंट क्रेडिट हो गया। वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट देखें 3 वजह से डेबिट हो चुका है। डायरेक्ट मटेरियल की वजह से डेबिट हो चुका है, डायरेक्ट लेबर की वजह से डेबिट हो चुका है और अब ये FOH की वजह से भी डेबिट हो चुका है। यही याद है मैंने बताया था जब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा था इस चैप्टर का कि ये तीनों चीज़ें मिलकर वर्क इन प्रोसेस में आ जाती हैं। अब वर्क इन प्रोसेस में जब ये तीनों चीज़ें आ गई ना, अब वर्क इन प्रोसेस ने मुकम्मल हो जाना है। और वर्क इन प्रोसेस के बाद अगली स्टेज कौन सी है? वर्क इन प्रोसेस अब तक डेबिट होता चला आ रहा है, वर्क इन प्रोसेस अब तक डेबिट होता चला आ रहा है।
डायरेक्ट मटेरियल की वजह से भी डेबिट हुआ, डायरेक्ट लेबर की वजह से भी डेबिट हुआ, अब FOH की वजह से भी डेबिट हो गया। अब है फिनिश गुड्स का बनना, वर्क इन प्रोसेस इज शिफ्टेड इनटू फिनिश गुड्स, तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी? क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा, उसने लिखा होगा दी कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड आउटपुट, कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट ₹12,100,000, 12 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स है। पहले डायरेक्ट मटेरियल लगाया, फिर डायरेक्ट लेबर लगाई, अब FOH भी लगा दी। अगली बारी किसकी है? फिनिश गुड्स की। लिखा होगा जी फिनिश गुड्स कितनी बनी है? 12 लाख रुपए की। वर्क इन प्रोसेस के बाद अगली बारी है फिनिश गुड्स के बनने की, चीज़ों के तैयार हो जाने की। अगर आप वो फिगर देखें तो कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल की अगर वो आप फिगर देखें तो फिर कंफ्यूज नहीं होंगे। उस फिगर के मुताबिक जब वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH लग जाती है तो अगली बारी है फिनिश गुड्स की, या फिनिश आउटपुट की बात है। अब जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाएंगे, मैंने ये भी बताया था कि अब तक वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता चला आ रहा था, जब फिनिश गुड्स बनेंगी तो वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाएगा, फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगे। उस फिगर में मैंने सब कुछ बताया डिटेल से कि जब फिनिश गुड्स तैयार हो जाती हैं तो फिनिश गुड्स डेबिट हो जाती हैं, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि अब तक वर्क इन प्रोसेस डेबिट होता चला आ रहा था। तो ट्रांजैक्शन होगी जी फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट और वर्क इन प्रोसेस, यस वैसे जैसे आप लिख रहे हैं वैसे लिख दें, वर्क इन प्रोसेस कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। कितनी अमाउंट से? 12 लाख। दिस एंट्री शोज के अब आपकी फिनिश गुड्स तैयार हो गई हैं। वर्क इन प्रोसेस को आपने क्रेडिट कर दिया है, फिनिश गुड्स को डेबिट कर दिया है, तो फिनिश गुड्स आपकी तैयार हो गई। लास्ट एंट्री है, प्रोबेबली लास्ट एंट्री, सेकंड लास्ट भी कह सकते हैं, लेकिन फिलहाल समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट एंट्री है। फिनिश गुड्स बनने के बाद नेक्स्ट टर्न किसकी है? चीजों के सेल होने की। अगली बारी नेक्स्ट टर्न, अगली बारी किसकी है? चीजों के सेल होने की। ये फिनिश गुड्स जो अभी आपके एसेट्स हैं, डेबिट हुए हैं, ये फिनिश गुड्स आपसे चली जाएंगी, आप इनको बेच देंगे। अब 12 लाख की फिनिश गुड्स तैयार हुई हैं, 12 लाख की फिनिश गुड्स हुआ क्या? अब सोल्ड फिनिश गुड्स ऑफ ₹10,50,000 एट ₹14 लाख। 10,50,000 की फिनिश गुड्स को 14 लाख में बेच दिया गया है। 10 लाख टोटल कितनी फिनिश गुड्स बनाई थी आपने? फिनिश गुड्स टोटल कितनी तैयार की थी? 12 लाख की। 12 लाख की फिनिश गुड्स जो आपने तैयार की थी उनमें से आपने 10,50,000 की बेच दी हैं। 10,50,000 वाली गुड्स कितने में बेची हैं? जितने की चीज़ बनाए उतने की थोड़ी बेच देते हैं। 10,50,000 वाली चीज़ें 14 लाख की बेची हैं। बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में जब सेल्स होती है ना तो सेल्स की 2 एंट्री रिकॉर्ड होती हैं, एक कॉस्ट रिकॉर्ड करने की और एक सेल्स रिकॉर्ड करने की। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जब सेल्स की एंट्री पर पास करते हैं तो एक एंट्री पास करते हैं, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल या कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में जब सेल्स होंगी तो सेल्स की 2 एंट्रीज पास की जाएंगी। पहली एंट्री होगी कॉस्ट लिखने की, इधर देखिएगा व्हाइट बोर्ड पर। 10,50,000 की चीज़ों को बेच दिया है, 10,50,000 की चीज़ों को सेल कर दिया है। जब 10,50,000 की चीज़ों को सेल करेंगे तो ये जो फिनिश गुड्स डेबिट थी ना, जब ये सेल हो जाएंगी तो ये फिनिश गुड्स क्रेडिट हो जाएंगी। अब ये फिनिश गुड्स टोटल थी तो 12 लाख की, बेची हैं 10,50,000 की, तो 10,50,000 से क्रेडिट हो गई, फिनिश गुड्स क्रेडिट हो गई, चली गई। कहाँ चली गई? सेल हो गई। इट मीन्स ये आपकी क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 10,50,000 की
कॉस्ट है गुड सोल्ड की, जो चीजें बेची हैं उनकी कॉस्ट है, इतने की फिनिश गुड्स चले गई, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। उस फिगर में भी मैंने ये समझाया था कि फिनिश गुड्स किस में टर्न हो जाती है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में। अब दूसरी एंट्री क्या होनी है, इन 10,50,000 की चीज़ों को आपने 12 लाख में बेच दिया है। जब इनको 12 लाख में बेच दिया है, सॉरी 14 लाख में, 14 लाख 14 लाख में, जब 14 लाख में इनको सेल कर दिया है, तो अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कैश में बेची होंगी तो कैश डेबिट हो जाएगा, उधार बेची होंगी तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने आमतौर पर, क्योंकि क्रेडिट इकोनॉमी है, तो अकाउंट रिसीवेबल्स को डेबिट कर दिया। ये दो एंट्रीज आपने क्लियर करनी है कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी सेल्स होनी है, एक एंट्री कॉस्ट को लिखने की और एक एंट्री सेल्स को लिखने की। इस एंट्री से पता ही चल रहा है कि 10,50,000 की चीज़ें चली गई हैं क्योंकि वो बेच दी गई हैं। कितने में बेची गई, सेल्स की हैं 14 लाख में, और पैसे कितने लेने हैं लोगों से, 14 लाख ही लेना, 10,50,000 नहीं लेना, वो तो कॉस्ट थी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में सेल्स को रिकॉर्ड करने की दो एंट्रीज होनी है, एक एंट्री में कॉस्ट लिखनी है और एक एंट्री में सेल्स लिखनी है। मैंने कहा था ये आखिरी एंट्री समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इसके बाद भी एक एंट्री हो सकती है, लेकिन वो समझने की क्या, उसमें कोई मुश्किल नहीं है समझने के लिए, कोई नई चीज़ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो चीज़ें बेची थी ना, ये अगर वापस आ जाएं, इनमें से कुछ वापस आ जाएं, ये सेल्स की भी दो एंट्रीज हैं, सेल रिटर्न की भी दो एंट्रीज होनी है। जब बेच रहे हैं तो दो एंट्रीज कर रहे हैं ना, तो जब वापस आएंगे तब भी तो दो ही करेंगे। इसकी भी रिवर्स होगी, इसकी भी रिवर्स हो जाएगी। कहता आपको कस्टमर ने, मैं चले आपके सामने बोलता हूँ, आप इसे करके देखें जरा, शाबाश। एंट्री में बोलता हूँ, आप लोग सर आप प्रैक्टिस के लिए खुद करके देखें। मैं कह रहा हूँ जी, कस्टमर ने 50,000 की चीज़ें वापस कर दी हैं जो कि आपने उसको 60,000 में बेची थी। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर फॉर 60,000, कॉस्ट 50,000। गुड्स रिटर्न बाय, लिखें जरा स्टेटमेंट लिखें, शाबाश स्टेटमेंट लिखें। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर रुपीज 60,000, कॉस्टिंग रुपीज 50,000। जब 10,50,000 वाली चीज़ें 14 लाख में बेच सकते हैं, तो जब वापस आएंगी तो 60,000 की चीज़ें वापस आ रही हैं। ये वो चीज़ें थी जिनकी कॉस्ट कितनी थी, 50,000। इसका भी रिवर्स होगा और इसका भी रिवर्स होगा। इसका रिवर्स होगा तो कितनी अमाउंट से होगा, 50,000 से। इसका रिवर्स होगा तो कितने अमाउंट से होगा, 60,000। कॉस्ट का रिवर्स होगा तो 50,000 से, सेल्स का रिवर्स होगा तो 60,000 से। क्या ख्याल, 50,000 की चीज़ें जो बेची थी, जो 60,000 में बेची थी, वो वापस आ गई, तो रिवर्स एंट्री कर दे, शाबाश करें जरा, शाबाश नोट करें। फिनिश गुड्स डेबिट हो जाएंगी 50,000 से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रेडिट हो जाएगी 50,000 से, 50,000 से। फिर सेल रिटर्न डेबिट होगा 60,000 से, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से, 60,000 से। तो यहाँ पर ये कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल जो मैंने सारा समझाया था, उसकी सारी एंट्रीज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर आप काउंट करें तो आपके सामने वाइट बोर्ड पर 4 एंट्रीज है ना। इससे पहले 5 एंट्रीज में आपको 5 है, सॉरी 5 या 4 एंट्रीज ना, सेल्स की 2 एंट्रीज मिला लें तो 5 हो जाती हैं। रिटर्न की एंट्री में मिला लें जो आपके पास लिखी हुई हैं, एक एंट्री वो भी साथ मिला लें, 16 एंट्रीज हो जाती हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 15-16 एंट्रीज बनती हैं। 5 मटेरियल से रिलेटेड हैं, 5 पेरोल लेबर से रिलेटेड हैं, और ये 5 या 6 एंट्रीज किससे रिलेटेड हैं, FOH और कंप्लीशन से रिलेटेड। ये एंट्रीज आती होंगी तो कल वाले क्वेश्चन की समझ आनी है। इसलिए अगर अभी तक आपने वो एंट्रीज याद नहीं की, एंट्रीज का लेक्चर नहीं वॉच किया, तो वो एंट्रीज का लेक्चर और उनका जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर कर लें, ताकि कल जब हम इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन करें तो आप उसको आसानी से समझ सकें। तो इसके साथ ही देखें जी, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आज 4 लेक्चर्स के बाद कंप्लीट हो गया। पहले लेक्चर में हमने सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग साइकिल को पढ़ा था, दूसरे लेक्चर में हमने मटेरियल से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज की, थर्ड लेक्चर में हमने पेरोल से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड एंट्रीज की, और आज हमने FOH से रिलेटेड
और कंप्लीशन ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड एंट्रीज को डिस्कस करनी है। यही एंट्रीज इस पूरे चैप्टर में हैं। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला लेक्चर कंप्लीट हो गया जी।